हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपके ये नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके सभी एग्जाम के लिए और जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अक्सर उस इंट्रेंस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आपको पता है कि ये हमारा जो है पार्ट नंबर फर्स्ट है, और पार्ट नंबर फर्स्ट से इसको अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोशिकाओं के अंदर वृद्धि होती है, उनका डेवलपमेंट होता है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए हमारे सेल के अंदर डिवीजन होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ गया? यानी कि कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर के अंदर सभी कोशिकाएं बढ़ती हैं, यानी उनकी वृद्धि होती है और उनका विकास होता है, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर का धीरे 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 विकास होता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है सेल डिवीजन। समझ में आ गया सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का भी डेवलपमेंट होता है। यही होता है बच्चों सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब थोड़ा सा एक और बात हम लोग समझ लेते हैं, इसमें एक और टॉपिक, नीड फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए आवश्यकता क्यों पड़ती है? मतलब कि कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आखिर क्यों कोशिका में विभाजन होता है? तो बच्चों मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर के द्वारा मैं बता देता हूं। एक जो सेल होते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं कि सेल कई तरह के होते हैं। कुछ सेल्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं छोटे होते हैं, और कुछ सेल्स में जो न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो आइए दो तरह की कोशिकाओं के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक जो हम लोग समझेंगे, यहां पर आप देखिएगा, एक जो कोशिका है, ये मान लो एक सेल है। इस सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ, कोशिका द्रव्य। और ये अंदर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एक तरह का क्या है, न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से इधर भी आप अगर आप देखेंगे तो सेम वैसे ये भी एक कोशिका है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोशिका के अंदर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में आपको पता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, समझ में आ रहा है, गोल्जी एपरेटस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। दोनों में समान है, बट अंतर क्या है ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर देखेंगे तो कोशिका द्रव्य मीन्स, पहले आप देखेंगे तो कोशिका का जो साइज है, यानी सेल का जो साइज है वो छोटा है। समझिएगा ध्यान से, कोशिका का साइज छोटा है और साइटोप्लाज्म का भी साइज क्या है, कोशिका द्रव्य का भी साइज यहाँ पर छोटा है। लेकिन यहाँ पे केंद्रक का साइज अगर आप देखेंगे तो केंद्रक का साइज बड़ा है। ठीक है ना, तो केंद्रक का साइज अगर बड़ा है तो केंद्रक क्या करता है, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका द्रव्य होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इन सबको अकेले ये केंद्रक कंट्रोल कर लेता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि कोशिका अगर छोटा है, केंद्रक बड़ा है, तो ये केंद्रक कोशिका के अंदर जितने भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी इसमें पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उन सभी पार्ट को ये अकेले कंट्रोल कर लेता है, और इसमें सेल की डिवीजन होने की जरूरत नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे इसमें एग्जांपल कौन कौन से सेल आते हैं तो उसको याद रखिएगा। जैसे कि इसमें आएगा आरबीसी सेल, वो भी कौन से आरबीसी, मैच्योर आरबीसी सेल। मैच्योर आरबीसी सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, फिर न्यूरॉन सेल,
न्यूरॉन आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है ना। न्यूरॉन्स जो होते हैं तांत्रिका तंत्र की इकाई को कहा जाता है। उस न्यूरॉन सेल्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ हार्ट के अंदर यानी दिल के अंदर जो सेल्स होते हैं, हार्ट सेल्स, ठीक है ना, जिसको कार्डियक सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, उनके अंदर भी पूरी तरह से कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझ में आ गया? कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के बड़ा होता है इसमें, और साइटोप्लाज्म जो है वो छोटा है। और साइटोप्लाज्म में जितने भी पार्ट हैं, ये केंद्रक उन सभी पार्ट को अकेले कंट्रोल इजीली कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैच्योर आरबीसी सेल, न्यूरॉन सेल और हार्ट सेल, ये इसके एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है पूरे लाइफ में, याद रखिएगा। जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे अब दूसरी कोशिका के बारे में। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोशिका का साइज क्या है बच्चों? बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे कोशिका का साइज इससे बड़ा है। इसके साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य भी बहुत बड़े बड़े हैं, और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सभी के सभी पार्ट क्या हैं? चारों तरफ बिखरे हुए आपको दिख रहे हैं। और एक छोटा सा केंद्रक आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस दिख रहा होगा। ये न्यूक्लियस इन सभी क्रियाओं को, यानी कि जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में जितने भी पार्ट हैं, इन सभी पार्ट को अकेले ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। ध्यान समझिएगा, ये अकेले सभी पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। यही वजह है कि इसके अंदर, इसके केंद्रक के अंदर विभाजन होना शुरू हो जाता है। मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होगा? ये ब्रेक होने लगता है, और ब्रेक होने के बाद से दो भागों में ये क्या होता है? बट जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अकेले ये कोशिकाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट पाए जाते हैं उन सबको अकेले कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब कंट्रोल नहीं कर पाता है तो इसके अंदर डिवीजन होता है। जब इसके अंदर डिवीजन होता है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो आप कोशिका द्रव्य देख रहे हैं, उसके अंदर भी धीरे धीरे विभाजन होने लगता है। और विभाजन होने के बाद से ये दो कोशिकाओं में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। यानी एक कोशिका से टूट के ये दो भागों में बढ़ जाता है। अब ये क्या करता है? उसके सभी भागों को अकेले कंट्रोल कर सकता है। यही होता है बच्चों कोशिका विभाजन। तो हमको इसी के बारे में डिटेल से समझना है। उम्मीद करता हूं कि कोशिका विभाजन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। तो आइए हम लोग सेल साइकिल के बारे में समझ लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होता है? जिसको हम लोग कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। ये कोशिका चक्र क्या होता है? तो इसको ध्यान से अच्छे से आप सभी लोग समझिएगा कि कोशिका चक्र आखिर में होता क्या है। तो आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो बनाया हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार का कोशिका चक्र है। और कोशिका चक्र किसे कहते हैं? कोशिका चक्र मतलब जो सेल डिवीजन में, यानी कि कोशिका विभाजन में जितने भी पार्ट आते हैं, उन सभी पार्ट को एक क्रमबद्ध रूप से हम लोग कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल कह सकते हैं। सेल साइकिल का खोज सबसे पहले कौन किया था? तो याद रखिएगा 1953 में हार्वर्ड एंड पेरे, ये दो साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल के बारे में इन्होंने बताया था। और याद रखिएगा कोशिका चक्र है क्या, सेल साइकिल क्या है, तो इसको ध्यान समझिएगा। द साइकिल ऑफ डुप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज सेल साइकिल। यानी कि समझिएगा ध्यान से, यानी कि ऐसा चक्र जिसमें जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, उस क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, यानी कि उसका विभाजन होता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका चक्र। यानी इसमें डीएनए भी टूटता है, डीएनए के साथ साथ कोशिका का सभी पार्ट टूट के अलग दो भागों में बढ़ जाता है। इसी को कहा जाता है सेल साइकिल। याद रखिएगा इसको, सेल साइकिल को। फिर देखिए, इट एक्ट एज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल टाइम एंड डिफाइन लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल। यानी कि इसमें कितना टाइम लगता है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। इन सब के बारे में, मतलब कितना टाइम लग रहा है, कहाँ कहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया होता है। विच डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल्स, यानी कि एक कोशिका का दो भागों में टूटने में बहुत टाइम लगता है, और ये एक तरह का जटिल प्रक्रिया है जिसको हम लोग अच्छे से अभी समझेंगे इसको। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेज, ध्यान समझिएगा, इसमें दो फेज होता है। कौन कौन सा? तो एक फेज जो होता है उसका नाम है इंटरफेज, और दूसरे का नाम है डिवीजन फेज।
तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटरफेस क्या होता है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहां से लेके, ध्यान समझिएगा, यहां से लेके ये जो पार्ट आपको यहां तक दिख रहा है, जिसमें 3 चरण आते हैं, 3 स्टेप आते हैं, 3 पार्ट आते हैं, इसी 3 पार्ट को कहा जाता है इंटरफेस। इंटरफेस होता क्या है तो ध्यान दीजिएगा, द पीरियड बिटवीन 2 माइटोटिक फेज, यानी कि 2 माइटोटिक फेज के बीच जो आपको पीरियड दिखाई दे रहा है इसी को कहा जाता है इंटरफेस। इंटर मतलब बीच का, मध्यावस्था, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इंटरफेस जो होता है ये स्टार्टिंग फेज होता है, यहीं से स्टार्ट होता है सेल ब्रेक होना। और याद रखिएगा सेल के अंदर सबसे पहले इसमें ग्रोथ होता है, सेल का जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट होने के बाद से तब उसके अंदर, सेल के अंदर एक विभाजन होता है, उसके साइटोप्लाज्म टूटते हैं और वो टूट के 1 से 2 भागों में इजिली बढ़ जाता है। यही होता है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में सेल डिवीजन के बारे में हम लोग को समझना है। सबसे पहले इंटरफेज में हम देखेंगे, इसमें 3 अवस्थाएं आती हैं, ये इसको प्रावस्था भी कर सकते हैं, प्रोफेज, या इसको हम लोग फेज कर सकते हैं, जैसे G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। 3 तरह के फेज होते हैं, समझ में आ गया, G1, S एंड G2। उसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा जो होता है डिवीजन फेज या M फेज, ठीक है ना, डिवीजन फेज या M फेज। इसमें क्या क्या आता है, 2 पार्ट्स में ये बटा रहता है। पहला जो होता है उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक का जो विभाजन होता है उसी को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जब कोशिका का जब ब्रेक होता है, यानी कि कोशिका का जब विभाजन होता है उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आता है। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल, ये आता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर में ये है क्या। तो इंटरफेज में अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है G1, S एंड G2, ठीक है। इतना टाइम लेने में ये टोटल का टोटल, मतलब ये पूरा जो आप साइकिल देख रहे हैं ये पूरा का पूरा साइकिल 24 आवर्स टाइम लेता है, यानी कि 24 घंटा मीन्स 24 आवर्स ये टाइम लेता है। कितना, 24 आवर, यानी कि 24 घंटा का ये टाइम लेता है। अब कहां कहां पे कितना कितना टाइम ले रहा है इसको आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इंटरफेज में पहला टॉपिक है हमारा G1 फेज। G1 फेज, इसको हम लोग फर्स्ट गैप फेज के नाम से भी जानते हैं, ध्यान समझिएगा। इट इज फर्स्ट गैप फेज इन विच डीएनए सिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस, यानी कि ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, मतलब कि इसमें डीएनए नहीं टूटता है। याद रखिएगा, इस फेज में डीएनए नहीं टूटता है, इसमें केवल जो सेल होता है वो अपने आप को रेडी करता है, किसके लिए, फॉर सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन के लिए। यहाँ पे ये अपने आप को इस सब स्टेप में रेडी करता है, लेकिन अभी कोशिका में विभाजन नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें ये रेडी होता है G1 फेज में। इट इज द फर्स्ट गैप फेज इन विच डीएनए सिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस, मतलब कि इसमें डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम कितना लेता है, तो ये 10 से 12 घंटे का टाइम ड्यूरेशन लेता है। उसके बाद से सेल, अब देखिए आगे बढ़ेगा, आ जाता है एस फेज में। तो एस फेज में याद रखिएगा, एस फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा, सिंथेसिस भी नहीं होगा, बट इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। इट इज पोस्ट माइटोटिक फेज, इसको हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। देखिए डीएनए डबल बाय रिप्लिकेशन, यानी कि इसमें जो डीएनए होता है वो रिप्लिकेशन के द्वारा धीरे धीरे 1 से 2 भागों में हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो कि न्यूक्लियोसोम में आपको मैं पढ़ाया था सेल वाले टॉपिक में, वहां पे जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कितना टाइम लगता है, तो इस फेज में याद रखिएगा 7 से 8 घंटे का टाइम बच्चों लगता है, 7 से 8 घंटा इसमें लगना है। उसके बाद से आता है G2 फेज। G2 फेज अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो जाता है M फेज में जाने के लिए, मतलब कि इसमें जो कोशिका है वह पूरी तरह से ग्रोथ करके डीएनए का 2 भागों में उसको तोड़ के अब रेडी हो जाता है M फेज में जाने के लिए। और M फेज में जाता है तो उसके न्यूक्लियस का पूरी तरह से डिवीजन होता है, जहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आता है। उसके बाद से ये साइटोकाइनेसिस में चला जाता है। साइटोकाइनेसिस में जाने के बाद से क्या होता है, उसके सेल का भी डिवीजन हो जाता है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ।
आइए यहाँ पर देखते हैं G2 फेज में। तो G2 फेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इट इज प्री माइटोटिक फेज इन विच RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर। ठीक है, इट इज सेकेंड ग्रोथ फेज, इसको सेकेंड ग्रोथ फेज कहते हैं। इसमें सेल पूरी तरह से ग्रो करता है और डीएनए सिंथेसिस इसमें पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, यानी डीएनए का सिंथेसिस इसमें G2 फेज में नहीं होता है। याद रखिएगा, देखिए डीएनए का सिंथेसिस इसमें भी नहीं होगा और इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा, लेकिन G2 में डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, इसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसको याद रखिएगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, तो 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। अब इतना होने के बाद से ये ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, एम फेज में। यहां से ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है एम फेज। तो भाई एम फेज क्या है, तो एम फेज में ये ऐसा एक अवस्था है जिसमें न्यूक्लियस का पूरी तरह से डिवीजन हो जाता है और ये चला जाता है साइटोकाइनेसिस में, मतलब कि इसमें साइटोप्लाज्म का भी पूरी तरह से डिवीजन हो जाता है। अब भाई यहाँ पे आप देख रहे होगे G0 फेज क्या है, तो G0 फेज का मतलब हो गया कि यहां से जो कोशिका है उसका डिवीजन होने के बाद उसमें प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज और ये एनाफेज, ये कोई भी अवस्था नहीं आता है, वो डायरेक्ट चला जाता है G0 फेज में, वहां पे रेस्टिंग मोड में चला जाता है, वहां पे रेस्ट करता है। ठीक है, देखिए एम फेज क्या, इट इज द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स, इट इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। टाइम इसमें कितना लगता है, तो 1 घंटे का टाइम लगता है। मतलब कि ये एक ऐसा फेज है जिसमें अब कोशिका पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। समझ में आ गया? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर के द्वारा समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले G1 फेज में क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। G1 फेज में बस देखिए, G1 फेज में इट इज फर्स्ट गैप फेज। ये गैप फेज होता है इन विच डीएनए सिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। मतलब कि इसमें जो अगर आप देखेंगे तो ये मान लो एक कोशिका है, एक सेल है, इस सेल के अंदर मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसका सिंथेसिस नहीं होता है। मतलब कि ये पूरी तरह से जैसे है ये वैसे ही पड़ा रहता है। समझ में आ गया? अब उसके बाद से अगर ये देखेंगे, अब ये आता है कि इसमें एस फेज में, तो एस फेज में मैंने आपको बताया है कि डीएनए जो होता है वो धीरे धीरे अपने पार्ट को 2 भागों में ब्रेक करने लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो डीएनए आपको दिख रहा था, ये डीएनए जो है अपने भागों को 2 भागों में तोड़ रहा है। ठीक है ना, देखिए ये 2 भागों में तोड़ लिया। 2 भागों में तोड़ने के बाद से अब इसके सेल के अंदर जो साइज है वो धीरे धीरे बड़ा होगा। यानी कि अब क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कितना टाइम लगा, 10 से 12 घंटे का टाइम लगा। यहाँ पर कितना टाइम लगा, तो 7 से 8 घंटे का टाइम लगा। समझ में आ गया ना? इसमें जो डीएनए होता है ये डबल हो जाता है, डुप्लीकेट कर लेता है एस फेज में। इसके बाद से ये अब आता है G2 फेज में। तो आपको मैंने बताया है कि इसमें डीएनए का सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है और इसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है। यानी कि और इसमें जो कोशिका है ये साइज में थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है और डीएनए पूरी तरह से आप देखेंगे ये 2 भागों में टूट गया है। मतलब कि ये स्टॉप हो जाता है। मतलब सेल का बस थोड़ा सा साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इसमें कितना टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे का। याद रखिएगा, 3 to 4 आवर्स। अब यहाँ पर आने के बाद याद रखिएगा, या तो सेल डायरेक्टली चला जाता है G0 फेज में। G0 फेज में जाने के बाद से ये वहां पे रेस्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये तुरंत चला आता है कहाँ पे, तो याद रखिएगा प्रो फेज में आ जाता है। तो प्रो फेज में सबसे पहला क्या काम होता है, तो प्रो फेज में आपको याद होना चाहिए, ये जो केंद्रक है, केंद्रक का तो विभाजन हो गया, इसके न्यूक्लियस का और इसके डीएनए का भी विभाजन हो गया, मतलब 2 भागों में ये बट गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा सिकुड़न होता है इस कोशिका के अंदर। ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका केंद्रक छोटा सा और इसका केंद्रक छोटा सा इधर चलाएगा। ये प्रोफेज है। प्रोफेज के बाद से आता है मेटाफेज। इसको मैं स्ट्रक्चर के द्वारा आपको अच्छे से दिखाऊंगा। मेटाफेज में अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरी तरह से डिवीजन सेम ऐसे ही डिवीजन होने लगता है, ये थोड़ा सा और डिवाइड होने लगेगा। फिर और आप देखेंगे एनाफेज से टीलोफेज। तो टीलोफेज में आते आते पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट पूरी तरह से ऐसे हो जाएगा और
साइटोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल पूरी तरह से क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, यानी कि एक कोशिका और दो कोशिका, यानी एक कोशिका से आप देखेंगे तो ये दो कोशिका का निर्माण हो गया। अब ये यहाँ से दोनों चला जाता है G0 फेज में, यानी कि रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। रेस्टिंग फेज में फिर से दोनों यहाँ पर आएगा और फिर दोनों मतलब कि अब एक से कितना हो गया, ये दो हो गया। अब दोनों एक ही काम को करेंगे, फिर इसका डीएनए डिवाइड होगा, फिर ऐसे ये प्रोसेस जो है ये बार बार चलते रहते हैं और इसी प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है सेल डिवीजन। और ये एक सेल साइकिल के द्वारा कंप्लीट होता है, जो कि आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो एम फेज होता है, एम फेज दो भागों में बटा रहता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले बच्चों केंद्रक का विभाजन होता है। उसके विभाजन में कौन कौन से फेज आते हैं, तो 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जैसे ही केंद्रक का विभाजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, वैसे ही उसके तुरंत बाद से कोशिका का विभाजन, यानी कि कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म में है, उसका भी डिवीजन होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस और इस प्रकार से एक से ये दो सेल में बढ़ जाता है। यही पूरी प्रक्रिया कहलाती है सेल डिवीजन। उम्मीद करता हूं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको। और जस्ट इसके बाद से हम लोग पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे कि कौन कौन से कितने टाइप होते हैं, मतलब डिवीजन के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।